नमस्कार, मैं आशा विभाकर खुला आकाश के मंच से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और दर्शकों, प्राचीन ग्रंथों में वर्णित बहुत ही प्यारी पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम की मैं शुरुआत करूंगी कि नारी तू है विश्व में अतुल ईश वरदान, और तुझको पाकर नर निकर बना महाबलवान। जननी बहन स्वरूप में प्रेम दया अनुराग, और गृहिणी बन अर्पित करे सेवा आत्मत्याग। गृहिणी बन अर्पित करे सेवा आत्मत्याग। तो हर तरह के गुणों से परिपूर्ण है महिलाएं। और यदि इतिहास के पन्नों को भी हम पलटे दर्शकों, तो हम पाते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, एक महिला का साथ होता है। वह महिला एक माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बेटी हो सकती है, या एक अच्छी दोस्त हो सकती है। लेकिन सवाल उठता है दर्शकों कि सबका साथ निभाने वाली महिलाएं, दूसरों के लिए प्रेरणा बनने वाली महिलाएं, दूसरों के विकास में सहायक बनने वाली महिलाएं क्या स्वयं सशक्त और आत्मनिर्भर बनकर घर परिवार, समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं? तो आज बातें इन्हीं बिंदुओं पर, यानी आज बात होगी आत्मनिर्भर नारी शक्ति के बारे में। और चर्चा के लिए हमारे कार्यक्रम में मेहमान के रूप में आमंत्रित हैं डॉक्टर शरद कुमारी, जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं एक्शन एड एसोसिएशन में। तो बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन खुला आकाश के मंच पर शरद मैम आपका। आपको भी नमस्कार जी। और जब हम बात करते हैं महिलाओं की आत्मनिर्भरता को लेकर, जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर नारी शक्ति के बारे में, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि एक सभ्य और विकसित समाज के निर्माण के लिए महिलाओं का आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है? निश्चित रूप से जब हम एक सभ्य और विकसित समाज की बात करते हैं, तो उस समाज में रहने वाली जो भी आबादी है उसे आत्मनिर्भर और सशक्त होना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो आत्मनिर्भर और सशक्त नहीं है तो वह विकसित हो ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल। तो जब हम कहेंगे कि विकसित समाज है, तो समाज तब तक विकसित नहीं कहलाएगा जब तक कि उसकी आधी आबादी सशक्त और आत्मनिर्भर नहीं होगी। तो ये तो एकदम निश्चित तय है कि होना ही होगा, तभी हम विकसित समाज के बारे में बात भी कर पाएंगे। जी। लेकिन जहाँ तक आत्मनिर्भरता क्या है, सबसे पहले ये समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम किस चीज को मानते हैं आत्मनिर्भर। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर हम आर्थिक रूप से निर्भर हो गए तो हम आत्मनिर्भर हो गए। पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरी नजर में और जो भी विद्वान लोगों की राय रही है, उस नजरिए से मैं मानती हूं कि आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि एक व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, अभी यहाँ ये मायने नहीं रखता है, कोई भी व्यक्ति तभी आत्मनिर्भर कहलाएगा जब वह अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने में सक्षम, निर्णय लेने में सक्षम हो। जी। सबसे आत्मनिर्भर होने का जो सबसे मुख्य प्रमाण है कि यह व्यक्ति आत्मनिर्भर है, यह तभी माना जाएगा जब वह अपनी जिंदगी का निर्णय खुद ले रहा हो। भले सलाह हम 50 लोगों से लें, लेकिन डिसीजन मेरा हो, निर्णय मेरा हो। क्या बात है। तभी वह व्यक्ति आत्मनिर्भर है। और इस नजरिए से ही महिलाओं की आत्मनिर्भरता को भी देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही है दर्शकों। यानी कि बहुत जरूरी है कि आप में निर्णय लेने की क्षमता हो, और यह तभी होगा जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जैसा कि शरद मैम भी बता रही हैं। तो शरद मैम, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा की चर्चा आवश्यक हो जाती है। तो मैं चाहूंगी कि शिक्षा के महत्व के बारे में भी कुछ बताएं, और कितना जरूरी है आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा? ये आत्मनिर्भरता के लिए कई मायने हैं। आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो ये जो पूरी चीजें हैं, हर दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और उसमें सबसे पहला पायदान है, वो है शिक्षा। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर हम शिक्षित नहीं हैं, तो मान लीजिए हम नौकरी कर भी रहे हैं, लोगों को लगेगा अरे शिक्षित नहीं है तो नौकरी कैसे कर रहे हैं। नहीं, नौकरी बहुत तरह की है। हम कम शिक्षा के बावजूद हम फैक्ट्रियों में हम मजदूर की नौकरी कर रहे हैं। नौकरी का मतलब नहीं है कि हम ऑफिसर ही हैं। तो हम कहीं मजदूरी कर रहे हैं, पैसा तो आ रहा है, हम खुद पर आत्मनिर्भर हैं, अपना खर्चा खुद उठा रहे हैं। लेकिन उस पैसे का जो प्रबंधन है, उसका जो मैनेजमेंट है, वह हम तब तक सही तरीके से नहीं कर पाएंगे जब तक हम पूरी तरह शिक्षित नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल।
और इसलिए यहाँ पर शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जिस तारीख में यहाँ बैठे हैं, जिस तरीके से चीजें डिजिटल होती जा रही हैं, या पुराने समय में बैंक का ही मामला था, तो महिलाएं पैसे कमा रही हैं, लेकिन अगर बैंकों तक जाने की आदी नहीं है, बैंक के क्रियाकलापों से वह परिचित नहीं है, तो वह अपने पैसे का मैनेजमेंट किसी और के दूसरे की मदद से वो कर रही हैं। वैसे ही वो पैसा उनके दूसरे के हाथ में चला गया। आपने कमाया तो, लेकिन यही जो मैंने डिसीजन की बात कही, जाने अनजाने आपके पैसे का डिसीजन दूसरे के हाथ में चला गया। क्योंकि जब भी कोई आपका सहयोग करता है, तो सहयोग के नाम पर ही वह कहीं ना कहीं आपके अधिकारों का हनन भी करना शुरू कर देता है जी। इसी तरीके अभी जो डिजिटल पूरा जो सब कुछ हो गया है, अब अगर वहां तक शिक्षा नहीं है हमारी महिलाओं की, क्योंकि इसमें अब सिर्फ मजदूर महिलाओं की बात नहीं है, जो डिजिटल पूरा मामला है, तो ये मामला जो पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं, नॉर्मल इंटर BA की पढ़ाई है, लेकिन टेक्निकल रूप से वो उतनी साउंड नहीं है, उनको उतना मौका नहीं मिला है, जो उतना एक्सपोजर नहीं मिला है, तो जो नई नई चीजें आ रही हैं उसकी ट्रेनिंग नहीं है उनको, तो वो चाह के भी जो काम वो कर रही हैं उसमें पूरी तरह निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो शिक्षा, तो ये तो मैंने थोड़ा बड़े स्तर पर शिक्षा का ये क्या, छोटे स्तर पर देखे कहीं जाना है, ऐसी महिलाओं के साथ मेरी बातचीत हुई कि उनको ट्रेन में चढ़ के कहीं जाना है, उनको पता नहीं है कि कितने नंबर के प्लेटफॉर्म पर जाना है, उतना भी पढ़ने में सक्षम नहीं है। वो स्टेशन का नाम कैसे पढ़ेंगी और उतरेंगी कि यहाँ स्टेशन पर मुझे उतरना है, वो जानती हैं। और ये मैं उनके व्यक्तिगत अनुभव को आपसे शेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत, वैसी महिलाओं से मैं रूबरू अभी भी होती हूँ। तो शिक्षा तो बिल्कुल छोटे स्तर पर, दवाइयों की बात मैं अभी बताऊं, अभी हाल फिलहाल की घटना ग्रामीण क्षेत्र में एक मीटिंग के दौरान निकल के आई कि महिला ने, अब ये पता, अभी भी ये बात चलती है कि गुलाबी गोटी खा लेना है जब सर्दी हुई है, पीली गोटी खा लेना है जब सर दर्द हुआ है। जी 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 बिल्कुल, है ना। हिंदी में भी उसका नाम याद नहीं रहता है, उनको बताया भी नहीं जाता है। जब उनको दवा देते हैं डॉक्टर या जब परिवार के लोग दवा ला के देते हैं, तो उनको ऐसे ही बताते हैं, यानी वह चाहते भी नहीं है कि वह सीखे, वो आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भरता बहुत छोटी छोटी चीजों में हम देख सकते हैं कि कैसे वो बदलाव की जरूरत है, और इसमें शिक्षा, और इसीलिए बार बार बात जो हम अभी आप देखेंगे, जो बिहार सरकार की पूरी योजना मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है, वो कहीं ना कहीं इसी को फोकस करता है कि हमारी बेटियां कम से कम मैट्रिक, इंटर, BA तक की शिक्षा जरूर प्राप्त करें, और उसे प्राप्त करने में सरकार जो भी सहयोग दे सकती है उसको लेके ये पूरी योजना। जी बिल्कुल, अगर ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो तो निश्चित रूप से हमारी अभी नई पीढ़ी की बेटियां इतना जरूर पढ़ लेंगी, इतनी शिक्षित जरूर हो जाएंगी कि वो अपने रोज बरोज के जीवन में उनको किसी से बहुत ज्यादा सहयोग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो आत्मनिर्भर तरीके से अपने जीवन को सुचारू ढंग से चला सके। जी बिल्कुल, यानी कहीं न कहीं छोटी छोटी बातों से ही शुरुआत जरूरी है, तभी महिलाएं कुछ बड़ा कर पाएंगी। जी दर्शकों, तो अभी शरद मैम ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, और शिक्षा अगर देखा जाए तो कहते भी है ना कि निश्चित रूप से एक पुरुष को शिक्षित करने का मतलब एक व्यक्ति को शिक्षित करना है, लेकिन एक महिला को शिक्षित करने का मतलब ही है पूरी पीढ़ी को शिक्षित करना। और शिक्षित महिलाएं जो होती हैं वह किसी भी बात में निर्णय लेने में सक्षम होती हैं, वे अपनी जिंदगी के बारे में सही निर्णय ले सकती हैं, अपने बच्चों के बारे में सही निर्णय ले सकती हैं, और शिक्षा ही वह माध्यम है दर्शकों जिसके बल पर आप अपने जीवन में आई बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं या उसमें सक्षम हो सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, तो अभी आपने सरकार की भी बात की कि सरकार भी लगातार बेटियों के लिए तो आधी आबादी सशक्त बने, मजबूत बने, इसके लिए सरकार की तरफ से और क्या क्या उन्हें सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? सरकार एक जो मैंने कहा जो शिक्षा को लेके जो है कि लड़कियां शिक्षित हों जरूर से, तो उसके लिए जो एक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना पूरी तरह समग्र उनके जन्म से लेके कि सबसे पहले तो बेटियां जन्म ले। ये NFHS 5 में आप देखेंगे कि बिहार के कई जिलों में सेक्स रेशियो घटा है, आपका कुछ ज्यादा ही घट गया है। तो सबसे पहले तो बेटियां जन्म ले, और जन्म लेने के बाद उनको सही स्वास्थ्य की सुविधा मिले,
तो हर स्टेज पर एक एक कदम पर यह मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है बेटियों के पक्ष में खड़ा होता है। यानी जब बेटी जन्म लेगी तब उनको कुछ पैसे मिलेंगे प्रोत्साहन के रूप में, उनका पूरा टीकाकरण होगा तब फिर कुछ पैसे मिलेंगे, ताकि लोगों में एक उत्साह एक बना रहे। तो ये सारी चीजें की गई हैं। इसके अलावा स्कूल जाने के क्रम में जो वो तो खैर लड़कों बच्चों के लिए भी है कि जो पोशाक और ये सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन लड़कियों के लिए स्पेशली उनको सैनिटरी नैपकिन के लिए खास क्लास से जब से उनकी उम्र शुरुआत होती है तो 7 क्लास से लेके 10 क्लास तक उसके लिए भी उनको पैसा मिलता है। साइकिल योजना इसलिए बनाई गई अलग से ताकि खासकर जो 7th क्लास के बाद ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ती थी 8th क्लास के बाद हाई स्कूल में जाने के लिए, तो 9th में जाके उनको साइकिल भी मिलता है ताकि वो हाई स्कूल तक जा सके। मैट्रिक में पास करने के बाद जो उनको छात्रवृत्ति मिलती है, फिर इंटर में पास करने के बाद फिर यहाँ तक कि ग्रेजुएशन में भी। जी। लेकिन आप देखेंगे कि ये तीनों परीक्षा पास करने के बाद ये पैसे तब मिलेंगे जबकि उनकी शादी ना हुई हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों ये शर्त इसलिए रखी गई है ताकि बाल विवाह से उनकी रक्षा हो सके। क्या बात है। हाँ, ये लोगों में रहे कि अगर ये स्कॉलरशिप मुझे लेना है या मेरी बेटी को मिले अगर गार्जियन चाहेंगे तो बेटियों की शादी नहीं करेंगे, और यह एक कारक बनेगा बाल विवाह को रोकने में। और इस बहाने बेटियां पढ़ भी जाएंगी, तब सही उम्र में उनकी शादी होगी, उनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, वो शिक्षित भी हो पाएंगी, और तब जब अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा के साथ वो अपने नए जीवन में प्रवेश करेंगी तो निश्चित रूप से वो एक हद तक आत्मनिर्भर और एक सशक्त महिला के रूप में कदम आगे बढ़ाएंगे। तो सरकार की ये योजनाएं हैं। इसके अलावा अभी अगर आप देखें कि महिलाओं को काम में भागीदारी, ये सब पुरानी योजना है। अभी आप पंचायती राज में 50% महिलाएं, तो महिलाओं को मौका दिया जा रहा है ताकि राजनीति के क्षेत्र में उनकी आत्मनिर्भरता बढ़े। नौकरी में 35% दिया गया, आरक्षण दिया गया है। जी हाँ। बहुत पहले मात्र 3% था जी, फिर 1.5% हो गया, घट ही गया बीच में। उसके बाद फिर बीच में कुछ बिल्कुल हल्के अंदाज में चलता रहा, लेकिन पिछले दिनों जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार सरकार ने उसे 35% कर दिया। अभी विद्यालय में शिक्षकों की बहाली में महिलाओं को मौका मिला, पुलिस की बहाली में मौका मिला। तो ये सारे मौके तो सरकार दे रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं, बहुत ही बेहतरीन मौके दे रही है। लेकिन इन सारे मौके के साथ अगर माहौल नहीं बनेगा, माहौल की तैयारी नहीं होगी, हमने अभी स्वीकार नहीं किया है महिलाओं को काम करते हुए पूरी तरह। हम सब चाहते हैं, सरकार भी चाहती है कि महिलाएं काम पर आएं, तभी तो आरक्षण दे रही है। घर के लोग भी चाहते हैं कि महिलाएं कमाकर भी लाएं, घर तो चला ही रही हैं। जो आपने अपनी कविता में कहा, घर तो वो चला ही रही हैं, वो घर के लिए कमा के भी लाएं, मतलब रोटी तो बना रही हैं, रोटी कमाएं भी। लेकिन रोटी कम, दोनों काम जो डबल वर्डन एक शब्द आता है, दोहरा बोझ महिलाओं के ऊपर ये पड़ेगा, पड़ रहा है ना, और पड़ता रहा है। ऐसा नहीं है कि आज आरक्षण नहीं था तो महिलाएं नहीं काम कर रही थी, ऐसा नहीं है। और दूसरे काम की परिभाषा को भी हम याद रखें कि हम मानते हैं कि हम दफ्तरों में नौकरी करने गए तो हम उसको काम मानते हैं, नहीं। जहां से भी हम उत्पादन कर रहे हैं वह काम है। और आप जान जाइए कि असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करने वाली महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है, वह भी काम ही कर रहे हैं जी, बिल्कुल, वो घर भी संभाल रही हैं। और वो महिलाएं अगर असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाली महिलाएं हैं, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, ईंट भट्ठों पर काम करने वाली महिलाओं हो, अन्य फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं हो, या जो वेंडर्स हो, सब्जी बेचने वाली, या अन्य छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं जिनमें महिलाएं लगी हुई हैं, वो महिलाएं अगर काम न करें तो आप विश्वास कीजिए कि उन घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे। उनके काम का इतना महत्व है, लेकिन आमतौर पर हम उन कामों के नजरिए से माहौल को नहीं देख पाते हैं। इसके अलावा जो नौकरियां भी कर रही हैं दफ्तरों में, उनके हिसाब से भी अभी महिलाओं को हमने पुलिस में आरक्षण दे दिया, लेकिन जितने पुलिस थाने हैं क्या वह महिलोचित है? वहां जो महिला स्टाफ गई हैं उनके हिसाब से शौचालय की व्यवस्था है, उनके हिसाब से क्या कोई कॉमन रूम की व्यवस्था है? ये सब सोचना, मैं नहीं कह रही हूं कि नहीं ही होंगे, लेकिन आमतौर पर अभी तक मैंने नहीं देखा है
जी। जो पुराने दफ्तर है वहां नहीं है, तो थाना में कितना होगा अभी मैं कहने में सक्षम नहीं हूँ। जी, यानी तो एक माहौल तैयार करना। जी, बिल्कुल। कि महिला की जो शारीरिक, महिला और पुरुष में जो एक शारीरिक अंतर है थोड़ा सा, उसको ध्यान में रख के हमको माहौल भी तैयार करना पड़ेगा, तभी हम महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बना पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने शरद जी। यानी कि दर्शकों, जैसा कि शरद मैम बता रही हैं कि माहौल तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं सक्षम हैं और कहते हैं ना कि प्रकृति ने जुगनू के पंख में रोशनी का उपहार दिया है, फिर भी वह अंधेरे में मंजिल को लेकर चिंतित रहते हैं, क्योंकि उन्हें उस रोशनी के बारे में पता नहीं होता। तो बिल्कुल यही बात लागू होती है महिलाओं पर। हुनर है, क्षमता है, योग्यता है, बस जरूरत है माहौल बनाने की, और बहुत जरूरत है कि महिलाएं अपने आप पर भरोसा रखें, आत्मविश्वास रखें और आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर बनकर, सशक्त बनकर देश के विकास में अपना योगदान दें। जी हाँ दर्शकों, और आपने अभी असंगठित क्षेत्रों की चर्चा की, कृषि की चर्चा की। आंकड़े भी यही बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, फिर चाहे वह कृषि हो, मजदूरी हो या पशुपालन हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यानी कि क्या देश की अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका बढ़ी है पहले की अपेक्षा? नहीं, ये तो ऑलरेडी शुरुआती दौर से आप जब देखेंगे तो कृषि का कार्य सिर्फ हल नहीं चलाती है महिलाएं, उसके पीछे भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था की अपनी एक सोच है। अन्यथा कृषि के जितने भी कार्य हैं सब में महिलाएं खड़ी हैं, और महिलाएं अगर न खड़ी हों तो कृषि कार्य अधूरा रह जाएगा। लेकिन अभी भी जब हम किसान शब्द बोलते हैं तो हमारे जहन में तस्वीर उभरती है एक पुरुष की। जी बिल्कुल। जो मैंने माहौल बदलने की बात की, जो मानसिकता बदलने की बात की, कि हमने महिलाओं को उस रूप में अभी भी नहीं स्वीकार किया। अब ये बढ़ा है उसमें कि महिलाएं अब बजाबते खेती कर रही हैं। सिर्फ खेतीहर मजदूर नहीं है, सिर्फ वो कृषि मजदूर नहीं है, अब वो बजाबते बटाई पर जमीन लेके महिलाएं खेती कर रही हैं, क्योंकि पुरुष पलायन करके बाहर चले गए असंगठित क्षेत्र में काम करने। जब खासकर हम उस वर्ग की बात करते हैं तो महिलाएं ही हैं यहाँ बिहार में, और वो बटाई में खेत लेके बटाई का काम कर रही हैं। तो महिलाएं किसान का भी काम कर रही हैं। कृषि मजदूर तो ऑलरेडी वो शुरुआती दौर से हैं, और कृषि मजदूरी में भी माने विभिन्न प्रकार के काम, जो कठिन काम है, आप देखेंगे जो बुआई का काम है, जिस तरीके से महिलाएं झुक के धान बोती हैं, उनके स्वास्थ्य से एक बहुत बड़ा वो खिलवाड़ है, लेकिन हम उसको कहीं काम में गिनती में उस रूप में लेते नहीं है। उसके अलावा जो निकाई, गुड़ाई, छटाई, जो बोझा ढोना, माने सारा काम वो करती हैं। उसके बाद अन्न का भंडारण है ना, जो सब्जियों की खेती होती है उसमें नियमित उसकी तुराई, उसकी छटाई, उस सारा काम, जो ग्रेडिंग होता है सब्जियों का, है ना, तो ये सारा काम महिलाएं करती हैं। लेकिन उसके बावजूद हम महिलाओं को अभी भी किसान नहीं मानते हैं। उस महिलाओं के खेत में काम करने वाली महिलाओं के हिसाब से हम उनको भी जो माहौल हमको देना चाहिए वो माहौल हम उनको नहीं दे पाते। उनको जो मजदूरी मिलनी चाहिए, यहाँ तक कि अभी भी आप जाएंगे तो कृषि के क्षेत्र में महिला और पुरुष की मजदूरी अलग अलग, और महिलाओं को कम मजदूरी मिलती है। तो ये चीजें अभी भी हैं। तो इस तरीके से हम कृषि का क्षेत्र हो, आप देखेंगे ईंट भट्ठों पर जाएंगे, परिवार का परिवार पलायन करके वहां जाता है, बच्चे भी उसके शिकार हो जाते हैं। महिलाओं की जिंदगी वहां बहुत ही कठिन हो जाती है। खासकर कई बार तो ईंट भट्ठे पर का जो पूरा वातावरण, गर्म वातावरण होता है, उनका गर्भपात हो जाता है, क्योंकि लंबे लंबे समय वो रहती हैं। कुछ महिलाएं मां बनने में की क्षमता अपनी खो बैठती हैं। इस तरह की चीजों की भी वो शिकार होती हैं। लेकिन कभी उस नजरिए से हमने इन सारी समस्याओं को देखा नहीं है, या उस तरीके से देखने की शुरुआत नहीं की है। नहीं तो अगर अभी भी सही तरीके से इसका आकलन किया जाए, हमारे अर्थशास्त्री इसके लिए रास्ता निकालें, तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और यदि बात करें दर्शकों कृषि की या पशुपालन की, तो आंकड़े यही कहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में लगभग 61% महिलाएं जो हैं वह कार्यरत हैं, अपना योगदान दे रही हैं। साथ ही साथ डेयरी का व्यवसाय तो एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि महिलाओं के सहयोग के परिणाम स्वरूप डेयरी का व्यवसाय काफी आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, तो बहुत जरूरी है माहौल बनाने की, यानी कि महिलाओं को वो सारी सुविधाएं प्रदान करने की। महिलाएं हर तरह के काम को करने में बिल्कुल सक्षम हैं। जी हाँ,
और यदि बात करें बिहार की, तो जीविका या जो स्वयं सहायता समूह जैसी संस्थाएं हैं, वे महिलाओं को किस तरह से आत्मनिर्भर बना रही हैं या आगे प्रेरित कर रही हैं? देखिए, जो जीविका का पूरा कार्यक्रम है, मैंने जितना उसको समझा है, निश्चित रूप से उसने महिलाओं में गतिशीलता तो पैदा की है। जी बिल्कुल, सबसे पहले। जी हाँ। गतिशीलता कि घरों से निकलना है, हमको मीटिंग करनी है, बैठना है, हमारी मीटिंग है, तो ये सारी एक सोच बनी है। इसके अलावा उनको कई तरीके के छोटे छोटे रोजगार के लिए उसमें ये लोन मिलता है और उसमें काफी सुविधाएं उनको दी जाती हैं बैंक की तरफ से। उसमें अधिकांश जगहों पर महिलाएं ही उनकी सीनियर भी हैं, तो जो थोड़ी पढ़ी लिखी हैं वो उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती हैं कि बैंक से कैसे लोन लेना है, फॉर्म कैसे भरना है, कैसे लोन को चुकाना है, तो वो सारी चीजें वो भी महिलाएं ही कर रही हैं। ये एक बहुत अच्छी और खुशी की बात है। और अगर ये बेहतरीन ढंग से इसकी मॉनिटरिंग हो तो मुझे लगता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में, कि खासकर बैंक के मामले में, पैसों के रख रखाव के मामले में, ये इस प्लेटफॉर्म का एक बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है कि हमको बैंक कैसे जाना है। क्योंकि अभी भी मैंने देखा है जो अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं, बैंक जाने से बहुत हिचकती हैं, है ना, या खासकर जो अभी डिजिटल उसका वो सारा चीज आ गया, उनसे बहुत हिचकती हैं। मुझे लगता है कि एक जो फाइनेंशियल ट्रेनिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी जिसको हम कह सकते हैं कि क्या है, इसको लेके इस प्लेटफॉर्म का एक बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है। ऑलरेडी किया जा रहा है कि महिलाएं अब समझ रही हैं कि हम पैसा ले सकते हैं, हम उस पैसे से एक व्यवसाय कर सकते हैं, हम वो पैसे को लौटा, मतलब पूंजी मेरे हाथ में, महिलाओं के हाथ में भी आ रही है। तो निश्चित रूप से इसने एक दिशा दी है। और इसके अलावा अगर इन बैठकों का इस्तेमाल महिलाओं के जो सशक्तिकरण की बात होती है कि ठीक है पैसा का तो मामला है, लेकिन इन पैसों को हम खुद के लिए कैसे इस्तेमाल करें। क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि महिलाएं पैसे तो उठाती हैं लोन में, लेकिन वो परिवार के कहने पर उठाती हैं और परिवार फिर उन पैसों के साथ जो है खिलवाड़ करता है और कई बार तब महिलाएं दोषी होती हैं पैसे लौटाने के लिए, क्योंकि नाम तो उनका लगा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं निर्णय लेना जरूरी है। जो मैंने कहा निर्णय लेना, तो जीविका के प्लेटफॉर्म को इस रूप में इस्तेमाल होना चाहिए कि पैसे की बातचीत के अलावा वहाँ महिला सशक्तिकरण के जो चीजें हैं, महिलाओं के अधिकार की बातचीत हो, महिलाओं का जो कानूनी उनके जो भी अधिकार हैं उसकी चर्चा हो, जो उनको निर्णय लेने की उनकी क्षमता को बढ़ाया जाए। तो इन सारी चीजों को लेके बातचीत, मुझे लगता है अगर इस प्लेटफॉर्म को जोड़ ले तो मैंने मतलब तब सही मायने में समग्र रूप में जो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं कि सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक रूप से भी वो महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें, वह सोच सके, अपना डिसीजन ले सकें कि हम इन पैसों का क्या करना है, हम क्या नहीं करना है। तो इन चीजों को लेके भी अगर बातचीत होती है तो मुझे लगता है कि ये जो जीविका का पूरा कार्यक्रम चल रहा है सही मायने में अपने मुकाम तक जा सकेगा। और वे जागरूक भी करती हैं। अगर देखा जाए तो जीविका की जो दीदियां हैं, बहनें जो हैं, वह महिलाओं को जागरूक भी कर रही हैं हर चीज के लिए। निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि वो जब बैठती हैं तो बातचीत तो चलती ही है। मेरा कहना है कि इसको थोड़ा और अगर हम गहन तरीके से ले जाए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, महिलाएं यहाँ बैठती हैं, बिल्कुल समय निकालती हैं अपने सारे काम से और अपने जीविका समूह की मीटिंग में बैठती हैं। तो इसको और हम कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं जी, तो वो मेरा कहना है। क्योंकि चर्चा होती है, बाल विवाह का मुद्दा हो, हम लोग अभी बाल विवाह को लेके, बाल संरक्षण को लेके बिहार सरकार और यूनिसेफ के साथ मिलकर पूरा काम कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जीविका की दीदियों का भी इस्तेमाल करें, वो महिलाओं को बताएं कि अपनी बेटियों का बाल विवाह आप न करें, जो आपने तकलीफ सही है आप अपनी बेटियों को वो तकलीफ न होने दें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म का उस रूप में भी इस्तेमाल करें, या अगर कहीं बाल विवाह हो रहा तो उसे रोकने में ऑलरेडी जो विकास मित्र हैं वो मदद हमारी करते हैं। लेकिन अगर जीविका की बहनें अगर इस मुद्दे को थाम लेंगी तो मुझे लगता है कि बेटियों की शादी, माएं जब खड़ी हो जाएंगी बेटियों के पीठ पर, तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन मजबूती आ जाएगी, अगली पीढ़ी फिर हमारी आत्मनिर्भर तैयार हो सकेगी जी। तो जीविका काम कर रही है, इसको और हम बेहतर और मजबूत कैसे बना सकते हैं, सशक्तिकरण के हर क्षेत्र में आर्थिक रूप से एक कोशिश हो रही है, लेकिन इसको और जो सामाजिक मुद्दे हैं महिलाओं के, इस पर भी चर्चा का इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होना चाहिए जी।
चलिए, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए दर्शकों, जैसा कि शरद जी भी बता रही हैं कि जीविका या फिर जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जागरूक करने के लिए लगातार प्रेरित कर रही हैं, और साथ ही साथ सरकार भी लगातार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। यदि बात करें हम अपने राज्य की, तो महिला उद्यमी योजना के तहत सरकार जो है महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि भी प्रदान करती है, जिसमें 5 लाख अनुदान के रूप में और 5 लाख लोन होता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी सुविधाएं कहीं ना कहीं आप महिलाओं को के लिए शुरू की गई है। तो जो भी महिलाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, मैं बस उनसे अनुरोध करूंगी, निवेदन करूंगी कि आप इसके बारे में जानें और सही समय पर इसका लाभ उठाएं और अपना व्यवसाय शुरू करें, आत्मनिर्भर बने और देश के विकास में अपना योगदान दें। जी हाँ दर्शकों, और अगर हम बात करें आत्मनिर्भर नारी शक्ति, जो कि हमारा विषय भी है और सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक खूबसूरत योजना भी है, तो चूंकि आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाती हैं, महिलाओं के बीच रहती हैं, तो कितना प्रभाव दिख रहा है आपको इस योजना का महिलाओं पर या समाज के लोगों पर? देखिए, जैसा मैंने कहा कि चाहे वो पंचायती राज में आरक्षण हो, नौकरियों में आरक्षण हो, महिलाओं में गतिशीलता बढ़ी है। जो महिलाएं पहले घरों तक सीमित थी, वो बाहर निकलने जरूर लगी हैं। लेकिन जो मैं माहौल की चर्चा में बार बार इसलिए याद दिलाती हूँ कि अगर मेरी ये बात समाज के लोगों तक भी पहुंचती है, क्योंकि सिर्फ सरकार ही नहीं, समाज भी जब तक उस माहौल को बनाने में मदद नहीं करेगा, तो चाहे कितनी भी योजनाएं चल जाए, हम उसका सही में, उसका जो फलाफल है, उसका जो सही में जो हम उससे उम्मीद करते हैं, उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए, एक जो माहौल की बात मैंने कहा, जो एक शारीरिक फर्क है कि एक महिला महीने में जब तक वो लगभग 55 साल की उम्र तक वो माहवारी से गुजरती है, 11 साल की उम्र से शुरुआत होकर वो 55 साल तक जाता है, और इस बीच में हर महीने वो 5 दिन का समय आता है एक महिला के जीवन में। उसके बाद शादी के बाद अगर कम से कम 2 बच्चे को वो जन्म दे रही है, तो वो 9 महीने और बच्चे को पालने का जो समय है वो उसके जीवन में आता है। बच्चे को दूध पिलाने का पूरा जो वो पालने का समय आता है। बस यही 2 शारीरिक फर्क है। इसके अलावा स्त्री पुरुष में मैं कोई फर्क नहीं मानती। जी बिल्कुल। और ये फर्क है दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाने के लिए, हाँ। एक दूसरे से दूर करने के लिए नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो समय है, इसके हिसाब से अगर हम महिलाओं के लिए थोड़ी व्यवस्था करें, जैसे कि जो सैनिटरी नैपकिन के लिए पैसे दिए जाए, स्कूलों में एक सैनिटरी पैड का एक बैंक हो, क्योंकि बच्चियां अभी इतना नहीं याद रख पाती हैं कि किस डेट में अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। तो बहुत पहले हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, पटना वीमेंस कॉलेज में, याद है उस समय वहां बैंक हुआ करता था, जबकि इतनी चर्चा नहीं थी, लेकिन मेरा कॉलेज इतना आगे था। ये अगर स्कूलों में हो तो हमारी बच्चियां हिचकेंगी नहीं वैसे दिनों में स्कूल। लेकिन यह व्यवस्था अब लगातार हो रही है, विभिन्न संस्थाओं की तरफ से और सरकार की तरफ से। शरद जी, हमारे पास समय का अभाव है। तो ऐसी यही चीज महिलाओं के लिए भी, चाहे वो पंचायती भवन हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे दफ्तर हो, इसी तरह बच्चों के मामले जो मातृत्व लाभ का मामला हो, ये सारी चीजें माहौल अगर हम देंगे ना, तो हमारी महिलाएं निश्चित रूप से आत्मनिर्भर हो पाएंगी और आगे बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने शरद जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी डॉक्टर शरद कुमारी, जो कि आत्मनिर्भर नारी शक्ति के बारे में आपको जानकारी दे रही थी। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा यह कार्यक्रम? इस पर अपनी राय देने के लिए और अपने ढेर सारे पत्र लिखने के लिए नोट करें हमारा पता। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल ID है directorddkpatna@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। खुला आकाश की पूरी टीम को दे अनुमति। नमस्कार।